हाय एवरीबॉडी, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। मार्च 2023 मंथ के लिए एम्फेसिस 4 कैटेगरीज के ऊपर रहने वाला है। बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस एंड ओबिचुअरीज। ये चारों कैटेगरीज ऐसी हैं जो वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे आप एग्जामिनेशन के अंदर। और आज क्योंकि सीधा फैक्ट है, अगेन इन चारों कैटेगरीज में समझने वाली ज़्यादा बातें कुछ भी नहीं होती हैं, तो वो हम जहां भी ज़रूरत होगी वेरेवर रिक्वायर्ड निमोनिक्स लगाते चलेंगे, चीज़ें याद करते चलेंगे। ऑलराइट, सो हर महीने 5 पार्ट्स के अंदर हम मंथली करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं। इस महीने थोड़ा सा डिले हो गया है, ये सेकंड पार्ट ही है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। वो इंडिपेंडेंट वीडियो है। हर वीडियो के अंदर अलग अलग कैटेगरी ऑफ न्यूज़ देखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हमने याद किए थे, आज ये कैटेगरी है। फिर हम स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा डील करने वाले हैं। इन पांचों पार्ट्स का एक सिंगल पीडीएफ होता है जो parchamclasses.in याद रखिएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया जाता है। बाय 7th ऑफ एवरी मंथ आता है, लेकिन इस बार डिले हो गया है तो आपको कल तक मिल जाना चाहिए। और हिंदी वाला जो पीडीएफ होता है वो आपको बाय 10th ऑफ एवरी मंथ मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें बुक्स एंड ऑथर्स पे। उससे पहले हैप्पी पीस ऑफ अनाउंसमेंट, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स और रिक्वेस्ट आती रहती है और हम उनको टेकअप करते रहते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्वार्टरली मोड के ऊपर करंट अफेयर का कुछ करवा दीजिए, और अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में हो मैम तो बहुत अच्छा। तो दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम लोग सवाल, दैट इज़ एक ऐसा बुकलेट, ऑनलाइन बुकलेट, ई बुकलेट, जिसमें आपको सीए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे 300 एमसीक्यूज फॉर्मेट में, और सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे दिया जाएगा। तो भले से वो रिवीजन हो या आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ना पसंद हो, वो सब आप इस एक डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। हर क्वार्टर में ये रिलीज किया जाएगा। इस क्वार्टर के लिए, दैट इज जैन टू मार्च के लिए, ये आपको 10th ऑफ अप्रैल को परचम ऐप पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी आप जानते ही हो, हर बार हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं लेना चाहते, आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। A to Z जितने भी करंट अफेयर डिस्कस होते हैं चैनल पे, उनका पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको ईयर बुक मिल जाएगी। हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है, अब नहीं मिल सकती है। सो ये अगेन आप परचम ऐप पे चेकआउट कर लीजिए। एसएससी नोटिफिकेशन आ गया, पूरे साल का कैलेंडर इशू हो गया है। तो अगर तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की और कोर्स लेना चाहते हैं तो चेकआउट दी कोर्सेज। पूरा जीए कोर्स भी मिल जाएगा, इंडिविजुअल कोर्सेज भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, टियर 1 टियर 2 की। सब पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, डू चेक देम आउट। ठीक है, ये हो गई सारी जानकारी। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बिगनिंग विद बुक्स एंड ऑथर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बुक के साथ में। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। सीधा सवाल आने वाला है, अगर आएगा कि भाई बुक का नाम दे दिया जाता है, ऑथर पूछ लिया जाता है, या फिर ऑथर दे दिया जाता है, बुक पूछ लिया जाता है, तो वहीं आपको सवाल देखने को मिल रहा है। कौन है ऑथर इस किताब की? किताब का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन रावत जो पहले CDS रह चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं इंडिया के, उनके ऊपर किताब है। किसने लिखी है? रावत सर के ऊपर ही, और एक रावत ने ही लिखी है, एंड द नेम इज रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत, शी हैज़ रिटन द बुक ऑन बिपिन रावत जी। और इनके बारे में, इनके सारी पर्सनालिटी, प्रिंसिपल्स, लाइफ्स के बारे में बता रखा है। याद करने का बहुत छोटा सा ही तरीका है, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। तो बिपिन रावत जी के ऊपर बुक है और रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। छोटे छोटे हिंट्स की जरूरत है आपको, बिकॉज एग्जाम में MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सिर्फ राइट आंसर तक हिंट से पहुंचने की कोशिश और मेहनत करनी है। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया रिलीज्ड बुक। अब यहाँ पे ये जो शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी ने किताब रिलीज की और किसी ने किताब लिखी है, ये दो अलग बातें होती है। रिलीज करना यानी कि किसी ने लिख दी और आप उसको लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिलीजिंग। और उसमें यूजुअली कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या पॉलिटिकल या फेमस फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मनसुख मंडाविया कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने रिलीज की है बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। किताब का ये पूरा नाम है। तो एक होता है मेन नेम, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, और उसके बाद एक सब टाइटल भी होता है फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। तो हमारी पूरी वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी क्या रही है इंडिया की, उसके बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। इस किताब को लिखा किसने है? सज्जन सिंह यादव। ऑथर कौन है? सज्जन सिंह यादव है। कैसे याद रखोगे? देखो, जब वो कोविड वैक्सीन लग रही थी ना, याद है वो समय? पहली डोज में रजिस्टर करवाने की कवायद, फिर सेकंड डोज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आ गया या नहीं आ गया, याद है वो सब? तो बस याद से सज्जन सिंह यादव जी याद रखिएगा। ठीक है, और उस समय अगर सिर्फ यादव से हेल्प नहीं मिल रही है, वैसे मिल जाएगी, नहीं मिल रही है तो आप सज्जन भी याद रख सकते हैं। कोविड के दौरान हम सब सज्जन बन चुके थे, ना धर्म, जाति, जात पात, रंग भेद कुछ भी नहीं था, सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे, है ना। आपदाएं आती हैं हमको जोड़ने के लिए, शायद।
तो चलिए, सज्जन सिंह यादव, आप इससे कर सकते हैं। हम सब सज्जन बन गए थे, याद है ना वो समय कोविड का। हाँ, तो बस ज़रूरत ना पड़े जोड़ने के लिए आपदाओं की, वैसे भी जुड़े रहें तो अच्छा रहेगा। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं जिन्होंने किताब लिखी है, और मनसुख मंडाविया जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। ठीक है, एसोसिएशन हो गया ऑथर का। चले आगे। शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। किताब का क्या नाम है? बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। और ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। लिखी किसने है? अभय के। किसने लिखी है? अभय के। बिहारी भय वाले तो नहीं होते, है ना, नहीं होते ना। बिहारी लोगों को आपको बहुत कम देखोगे, बेबाक होते हैं। सो बिहारी लोगों को भय नहीं होता। अभय का मतलब ही भय नहीं होना है। तो ये छोटा हिंट है जो आपके काम कर सकता है। बिहारी लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरीज हैं, या ऐसे भी कर सकते हो कि बिहारी लिटरेचर में उन कहानियों का कंपाइलेशन किया गया जिनमें भयमुक्त होने की बात की जाती है। तो अभय के ने ये लिखी है और इसको रिलीज़ किया है बिहार मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री ने। और उसके अलावा अभय कुमार, के इज़ फॉर कुमार, जो कि इंडियन पोइट डिप्लोमैट हैं। बस इतनी सी बात है। चले, ओके। अ बुक, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा। बुक का पूरा नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस नाम से काफ़ी बार किताबें आ चुकी हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कैचवर्ड क्या है? गांधीयन एरा, यानी कि गांधी जी के समय में, गांधी जी वाले एरा के अंदर जो पूरी स्ट्रगल है उसकी बात इस बुक के अंदर कही गई है। किसने लिखी है ये किताब? ये किताब, पहले तो ऑथर देखिए, पी ज्योतिमणि एंड जी बालन। पी ज्योतिमणि एंड जी बालन। सो पी ज्योतिमणि जो है वो फॉर्मर जज रह चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के, और जी बालन जो है वो फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं हिस्ट्री के। इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इस बुक को लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम जी ने। ठीक है, तो अब आप ऑथर याद कर लीजिए, गांधीयन एरा। तो इसमें वैसे ज़्यादा बड़ा मेरे पास हिंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, पीजी, यानी पोस्ट गांधीयन एरा में हम गांधीयन एरा के फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी बात इस बुक में कर रहे हैं, पोस्ट गांधीयन एरा में। तो ये पी और जी जो है ना, छोटा हिंट हो सकता है पी और जी के लिए, पी ज्योतिर्मणि और जी बालन। बहुत अच्छा हिंट नहीं है, आई नो, मेरे पास ज़्यादा नहीं बन रहा था। जिसमें हिंट नहीं बनेगा मैं ज़बरदस्ती नहीं दूंगी, यू कैन ट्राई एंड मेमोराइज इट बाय रेपिटेशन मोड। नेक्स्ट, द बुक मुंडक उपनिषद। कौन सी बुक है? मुंडक उपनिषद, द ब्रिज ऑफ इमॉर्टैलिटी, टू इमॉर्टैलिटी, नॉट ऑफ, ऑथर्ड बाय फॉर्मर MP डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह, अगर आप इनको नाम से नहीं तो शक्ल से पहचानते हो, तो JNK के जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, उसके जो लास्ट रूलर थे हरि सिंह जी, उनके ये सुपुत्र हैं, महाराजा हरि सिंह जी के ये बेटे हैं डॉक्टर करण सिंह। और ये वाइस चांसलर भी रह चुके, सॉरी चांसलर नॉट वाइस चांसलर, चांसलर रह चुके हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के काफ़ी साल तक। और इन्होंने ही ये किताब लिखी है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी। ठीक है, तो अब देखो, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सरोकार बहुत बड़े बड़े लोगों से रहा है, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, एक बड़े व्यक्ति से रहा है, हरि सिंह जी से, और वो कहीं ना कहीं पिक्चरफुल हो जाते होंगे। जम्मू एंड कश्मीर पिक्चरफुल है, हरि सिंह जी बहुत पॉपुलर हैं बिकॉज लास्ट प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, और उन्हीं के बेटे हैं ये। और इन्होंने एक किताब लिखी है, इस बुक को रिलीज़ किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके, द पिक्चर इज़ राइट हियर, और ये किताब है मुंडक उपनिषद। ठीक, चलें आगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़रूरत नहीं थी टेक्निक की, वरना फिर हम इनके ऊपर भी कोई नाम का जोड़ तोड़ करके बनाते, ज़रूरत नहीं है। जहाँ लॉजिक से या एक दो बार रिपीटेशन से या कहीं ना कहीं पुराने एसोसिएशन से आप याद कर सकते हो, कर लो। जहाँ बहुत डिफिकल्टी आ रही है वहाँ हम निमोनिक्स का तड़का मारेंगे। ओके, तो पहली कैटेगरी खत्म हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट यही थे। सेकेंड कैटेगरी पे मूव करते हैं। करंट अफेयर्स में ना ऐसा नहीं है कि A to Z सब कुछ पढ़ो, वरना तो जो भी न्यूज़पेपर आता है उसकी एक एक न्यूज़ आप पढ़ने बैठोगे तो आप बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, सो हमेशा उसी एंगल से हम तैयारी करेंगे। A to Z करने की तैयारी में कभी भी मत पड़िएगा, दैट इज़ अ ट्रैप जो आपको कहीं भी लैंड अप नहीं करवाने वाला है। अपॉइंटमेंट्स, तो चलिए, अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला नाम क्या है? IPS रश्मि शुक्ला। व्हाट इज द नेम? IPS रश्मि शुक्ला, अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में
किसने काम संभाला है, पदभार संभाला है? रश्मि शुक्ला जी ने। अब मैंने किया रश्मि शुक्ला, ये रश्मि शुक्ला मैंने क्यों किया? बिकॉज मेरे दिमाग में रश्मि सुनते ही पिक्चर आई, सन है और उसकी जो रश्मियाँ होती हैं, दैट इज जो किरणें होती हैं, उसको मैं रश्मि के लिए पिक्चराइज कर रही थी। तो अब देखिए सशस्त्र सीमा बल कहाँ तैनात होता है? जो नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर्स लगते हैं ना इंडिया से, वहाँ पे हम SSB की पोस्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे सूरज की बहुत अच्छी रश्मियाँ आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, उससे आप रश्मि शुक्ला याद कर सकते हैं। नहीं तो सशस्त्र सीमा बल, स का बहुत प्रोमिनेंट साउंड है और इसी से आप शुक्ला जी का भी S ले सकते हैं। ओके, चलिए। सो इनके सुपर एनुएशन तक यानी कि 30 जून 2024 तक इनका अपॉइंटमेंट रहेगा और हेडक्वार्टर कहाँ SSB का? न्यू दिल्ली में है। अब ये तो हो गई मेन न्यूज़, लेकिन अब इसी एरिया से रिलेटेड कुछ और हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके हेड्स जानना भी ज़रूरी है, तो यहीं पढ़ लेते हैं ताकि कंपैरेटिव स्टडी से आपको सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। बात हम करते हैं CRPF की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG कौन है? थाउसेन जी, सुजॉय लाल थाउसेन। देन BSF के डायरेक्टर जनरल भी यही हैं, एडिशनल चार्ज इन्होंने संभाला हुआ है थाउसेन जी ने। तो CRPF, BSF, सुजॉय लाल थाउसेन। देन उसके बाद ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत वाला जो भी बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ में, वहाँ पे तैनात है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह, तो तिब्बत यानी चाइना के साइड से कुछ भी अनिष्ट नहीं हो तो अनीश दयाल सिंह जी हैं। और हमारे SSB में रश्मि की तरह चमकती हुई एकदम कमान इन्होंने संभाल रखी है रश्मि शुक्ला जी ने। ठीक है, चलिए। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो आर्मी स्टाफ यानी इंडियन आर्मी, नेवी स्टाफ यानी इंडियन नेवी, एयरफोर्स स्टाफ यानी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ, चीफ कौन है? चीफ कौन है? चीफ है हमारे मनोज पांडे जी। चीफ कौन है? मनोज पांडे जी, जनरल मनोज पांडे। उनके जस्ट नीचे जो कमान संभाल रहे हैं दैट इज सुचिंद्र पाल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आर्मी वालों का मन बहुत सच्चा होता है, कह सकते हैं एक स्टेटमेंट सही भी है और याद करने के लिए भी अच्छी। आर्मी वालों का मन सच्चा, तो अगर आपको मनोज पांडे जी भी याद नहीं रहते तो आर्मी वालों का मन सच्चा, तो मनोज पांडे एंड सुचिंद्र कुमार जी। मनोज पांडे चीफ हैं, ये वाइस चीफ हैं, याद हो गया जी। चलिए, अब ये मेन न्यूज़ थी। अब इसके साथ आपको बहुत सारे ट्रिविया दे रखे हैं ताकि आप यहीं पे याद कर लीजिए। देखिए CDS कौन है हमारे? अभी बिपिन रावत जी फर्स्ट CDS थे, अभी सेकंड नंबर के CDS हैं। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड, ये हमारे CDS हैं। आर्मी जनरल हमने देख ही लिए, मनोज पांडे जी। देन नेवी की अगर हम बात करें तो R हरि कुमार, नेवी के कौन है चीफ? R हरि कुमार। और R हरि कुमार जी को असिस्ट कौन करते हैं यानी वाइस चीफ कौन है नेवी के? संजय जसजीत सिंह, संजय जसजीत सिंह। तो आप इनको ना जसजीत से मैं हमेशा जगजीत याद रख लेती हूँ, जगजीत सिंह जो गज़ल गायक होते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई R हरि कुमार, हरि जी के भजन जगजीत जी गा रहे हैं, तो R हरि कुमार तो चीफ हैं और जगजीत जी से जसजीत सिंह आप याद रख सकते हैं, संजय जसजीत सिंह वाइस हैं। फिर हम बात करें एयरफोर्स की, तो एयर मार्शल VR चौधरी, VR चौधरी। VR अमर, एयरफोर्स वाले क्या बोलते हैं? VR अमर। हम वैसे हवा में उड़ते रहते हैं, मरने के बाद भी सबको हवा में उड़ना है, शहीद होने के बाद भी हवा में उड़ना है, तो VR अमर। अमर से क्या याद रहेगा? अमरप्रीत सिंह। अमर से जो वाइस चीफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये छोटे छोटे हिंट हैं जिनसे कि आपको मैंने तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, मिलिट्री फोर्सेस के चीफ और वाइस चीफ याद करने का तरीका बता दिया। आपको सीधे याद है तो हिंट नहीं यूज़ कीजिएगा, कॉमन सेंस है ना, बस। अगर पहले से कोई चीज़ आती है तो बिल्कुल निमोनिक्स को ड्रॉप कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़। हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। हमारी जो नौसेना है, हिंदी में पढ़ देते हैं आपको, कि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हमारे जो नेवी कमांड्स हैं तो 3 हैं, एक वेस्टर्न है, एक ये सदर्न है और एक ईस्टर्न है। वेस्टर्न मुंबई में है, सदर्न कहाँ आती है? कोची के अंदर आती है। ईस्टर्न कहाँ आती है? विशाखापट्टनम में आती है। तो ये जो वेस्टर्न नेवल कमांड है ना, उसके कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? कौन बने हैं? डकैत से याद रखती हूँ मैं इनको, दिनेश के त्रिपाठी जी, दिनेश के त्रिपाठी, DKT। डकैत होता है ना, तो मुंबई में भाई इतनी महानगरी है, कुछ डकैती ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे डकैत प्रिवेंशन के लिए इनको चीफ बना रखा है, DKT, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ओके, और इसी के साथ साथ सदर्न और ईस्टर्न कमांड भी देख लीजिए। नेवल ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ हैं वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, बिस्वजीत दासगुप्ता। और यहाँ पे होली हैं, कौन है? होली, साउथ में वाइस एडमिरल MA हम्पी होली, हम्पी होली। तो यहाँ मैं होली पिक्चराइज कर लेती हूँ, यहाँ पे डकैत है ही और यहाँ पे विश्व को जीत लिया हमने। ओके, तो इससे आपको तीनों ऑफिसर्स के नाम याद हो सकते हैं।
Captain Shalija Dhami becomes the first woman to head frontline combat unit in Indian Air Force, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट जो होती है, जो कि लड़ाकू यूनिट होती है, उसको लीड करने वाली पाकिस्तान वाले फ्रंट पे पहली महिला कौन बनी है? कैप्टन शालिजा धामी बनी है। कैप्टन शालिजा धामी। चले जा, नहीं तो हम धमक पड़ेंगे अपना पूरा गोला बारूद लेकर के। तो कैप्टन साहब ने एकदम धमकी दे रखी है सामने, ठीक है। पाकिस्तान धमक गया, ऐसे भी कर सकते हैं, अरे इनकी तो फीमेल बिल्कुल फ्रंटलाइन संभाल रही है, हाँ, तो यहाँ की तो भाई फीमेल से भी डर के रहना है हमें। धामी याद रख सकते हैं आप। धमक गया है पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान मैंने डाला? बिकॉज इनकी जो पोस्टिंग है वो वेस्टर्न सेक्टर फेसिंग पाकिस्तान वाला जो है वहाँ पे इनको तैनात किया गया है, वहाँ से लीड करेंगी फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। आगे चले। अब ये हो गया आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड सारी बातें। अब आ जाते हैं थोड़ा बैंकिंग वाले सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। आरबीआई अप्रूव्स री अपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कथपालिया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक के जो एमडी सीईओ हैं उनका री अपॉइंटमेंट अप्रूव हो गया है और उनका नाम क्या है भाई? सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया। तो अब देखिए हमको किसने पाला था? अगर आपको इंडसलैंड बैंक के सीईओ नहीं पता, एमडी सीईओ की लिस्ट पूरे बैंक इंपॉर्टेंट बैंक्स की आपको पता होनी चाहिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम फेस कर रहे हो, ठीक है। तो कथपालिया हमारी जो सिविलाइजेशन थी सबसे पहले कहाँ पली है? कहाँ पली है? सिंधु घाटी सभ्यता हम बोलते हैं ना, इंडस। सो इंडसलैंड बैंक से आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडसलैंड बैंक, इंडस पे ही हमारी पहली सभ्यता पली है। तो कथपालिया साहब इंडसलैंड बैंक के एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट हो गए हैं 2 साल के लिए। बस इतनी सी बात है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ट्रिविया दी हुई है साथ में। सिद्धार्थ मोहंती अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी। अभी 3 महीने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया है कि भाई 3 महीने के लिए आप इंटरिम चेयरमैन के तौर पे, इंटरिम यानी मीनवाइल, जब तक दूसरे नहीं आते, अपॉइंट नहीं किए जाते, आप संभालिए इस पोजीशन को। यूजुअली इंटरिम पोजीशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती यूजुअली, लेकिन हो सकता है इनको बाद में एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमने ये न्यूज़ एक बार इनकॉर्पोरेट कर लिए। सिद्धार्थ मोहंती। अब देखिए मोहंती 2 आएंगे, अभी आपको सिद्धार्थ मोहंती दिख रहे हैं, फिर आपको दीपक मोहंती भी दिखेंगे अगली वाली न्यूज़ में, अभी हम देखेंगे। तो सिद्धार्थ मोहंती ध्यान रखिएगा एलआईसी के साथ हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वाला सीन होता है ना। तो हम एलआईसी क्यों करवाते हैं कि भाई कभी लुढ़क जाए, मोहन जी के पास चले जाएं तो पीछे हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मोहंती याद रखिएगा, लेकिन मोहंती में ये सिद्धार्थ मोहंती हैं, ठीक है। 3 महीने के लिए हैं अभी, और जो एमआर कुमार इनकी जगह पे थे उनका टर्म खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए एलआईसी में, और अब टोटल 4 एमडीज हो गए हैं। बिकॉज ये जो सिद्धार्थ मोहंती जी थे ये पहले एमडी थे, इनकी जगह किसी को लाया गया, एटसेट्रा। तो टोटल 4 अब एमडी हैं, एम जगन्नाथ, तबलेश पांडे, आईपी मिनी और राजकुमार, ये 4 एमडीज हैं। एमडीज के नाम यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड्स के ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंगली। अब हम आ जाते हैं दीपक मोहंती जी के ऊपर। दीपक मोहंती जी का अपॉइंटमेंट कौन से डिपार्टमेंट में किया गया है? पीएफआरडीए चेयरमैन के तौर पे किया गया। व्हाट इज दिस पीएफआरडीए? पेंशन फंड वाला जो है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। तो देखो एलआईसी जब आप मोहन जी के पास चले जाएं और मोहन जी के पास नहीं जा रहे हैं, बुढ़ापे तक यही है, तो पेंशन ही तो सहारा बनेगी। तो दोनों में मोहंती हैं, बस वहाँ पे सिद्धार्थ मोहंती थे, यहाँ पे दीपक मोहंती हैं, राइट। और इन्होंने रिप्लेस किया है सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी को। इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। राजेश मल्होत्रा अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। व्हाट इज दिस पीआईबी? पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से आपको गवर्नमेंट में क्या क्या हो रहा है उनकी जानकारी मिलती है। दिस इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। सो सरकार या जो भी इन गवर्नमेंट है वो अगर अपनी जो भी प्रेस रिलीज निकालना चाहते हैं पीआईबी के थ्रू निकाली जाती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी होता है, रेफरेंस भी होता है, जहाँ से हम सरकार की न्यूज़ कंपाइल करते हैं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोर्स है, राइट। गरम गरम सिखा हुआ बाहर निकला है सरकार के हाथों से। सो पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन है? राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जी। अब देखो जब भी नाम बहुत कॉमन होता है ना तो उसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे इनके पहले प्रकाश जी थे, सत्येंद्र प्रकाश, तो उनको याद करना सिंपल था कि भैया प्रकाश डालते हैं सरकार में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब राजेश सिंपल सा नाम है, मल्होत्रा सिंपल सा नाम है, तो अब आप कैसे भी करो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको माल से आप खरीद नहीं सकते, पीआईबी में जो आएगा वो आएगा, ठीक है। अपना ही टेक्निक लगा लीजिएगा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ देख लीजिए दूरदर्शन न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल के तौर पे भी अपॉइंटमेंट हो गया है प्रिया कुमार जी का। किसका हुआ है? प्रिया कुमार जी का। तो डीडी न्यूज़ हमें आज भी प्रिय लगती है, बचपन में जब हम सुनते थे और आज भी सुने तो प्रिय लगती है, बहुत हल्ले नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो प्रिया कुमार ऐसे आप डीडी न्यूज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज़ की बनी है प्रिया कुमार, इन्होंने सक्सीड किया है मयंक अग्रवाल जी को, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश मल्होत्रा जी। चलिए
इंडियाज फर्स्ट वुमन लोको पायलट सुरेखा यादव नाउ ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। अब अगर आप देखोगे ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई अब वंदे भारत एक्सप्रेस कोई महिला चला रही, नो नो नो। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक स्टैटिक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एशिया की पहली या भारत की पहली पूछ लें, पहली वुमेन लोको पायलट कौन थी जो ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट? तो नाम है सुरेखा यादव, और सिर्फ इस रीज़न से इस न्यूज़ को यहाँ पे डाला गया है। सुरेखा यादव इज़ द फर्स्ट एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, और इंडिया की हैं सुरेखा यादव, और अब ये चला रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस भी। ये पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी फीमेल 1988 के अंदर, ठीक है। सुरेखा यादव, एक रेखा पे ही चलती है ना ट्रेन का जो ट्रैक होगा, जो रेखा होगी, उसी पे तो ट्रेन चलेगी। तो सुरेखा यादव ऐसे याद रखिएगा, पहली फीमेल लोको पायलट। टेक महिंद्रा नेम्स फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट मोहित जोशी एज MD एंड CEO। सो टेक महिंद्रा ने अनाउंस किया है, नेम्स मतलब अपॉइंट करना नहीं हुआ, सिर्फ अनाउंस किया है। इनका अपॉइंटमेंट दिसंबर एंड में आएगा, जब करंट जो MD एंड CEO हैं वो रिटायर होंगे, CP गुरनानी जी, ठीक है। तो अभी सिर्फ नाम फिक्स किया है कि भाई फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट जो है मोहित जोशी, उनको हम टेक महिंद्रा का MD CEO बनाएंगे। तो इनको याद कैसे करोगे? मोहित महिंद्रा कर लो, है ना। और तो कोई नाम, अगेन कॉमन नेम है मोहित जोशी, कैसे याद रखोगे? कोई तरीका नहीं है। तो मोहित महिंद्रा जब आप ऐसे करोगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन ये रीसेंट अपॉइंटमेंट नहीं है भाई, ये कब होगा? दिसंबर 19 रिटायरमेंट के बाद में आएंगे पोजीशन पे, ओके जी, बस। और टेक महिंद्रा 1986 में बना था, और IT सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर है टेलीकॉम सेक्टर पूरे ग्लोब के अंदर। हॉकी इंडिया अपॉइंट्स साउथ अफ्रीकन क्रेग फुल्टन एज न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। सो इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसको मिले हैं उनके चीफ कोच, और क्या नाम है? क्रेग फुल्टन। ये फुल टाइम काम करेंगे इंडियन मेंस हॉकी टीम में, फुल टाइम काम करेंगे क्रेग फुल्टन। तो क्रेग फुल्टन 2-3 बार न्यूज़ में आ जाएगा तो वैसे मुंह पे चढ़ जाएगा नाम। अभी अगर नया है तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, फुल टाइम कोच हैं तो फुल्टन याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से हैं ये। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? ग्राहम रीड को, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म नहीं किया था। SS दुबे टेक्स चार्ज एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नए आ चुके हैं। कौन बने हैं? दुबे साहब, SS दुबे। तो पैसे ना डूबे, इसके लिए हम दुबे साहब को ले आए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तौर पे, ठीक है। क्योंकि क्या करेंगे? एक तो जो भी प्रिंसिपल एडवाइजरी का काम होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो देंगे गवर्नमेंट को, और उसके अलावा जितना भी ऑडिटिंग वगैरह करना होता है ना वो भी ये देखेंगे। तो पैसे ना डूबे इसलिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे। और कुछ रह गया क्या यहाँ पे? चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताइए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ठीक है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं कि जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो तो पूछा ही जाता है, रिप्लेस किसको कर दिया। और यूजुअली बैंकिंग एग्जाम में अगेन इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज बैंकिंग और वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है न्यूज़ की, क्वेश्चन की। सो किसको रिप्लेस किया है SS दुबे जी ने एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? राइट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन, इफ योर आंसर विल बी राइट आई विल बी सर्टनली गिविंग यू अ हार्ट। और जब आप कॉमेंट करते हो यूजुअली आधे 1-1.5-2 घंटे तक मैं आपके कॉमेंट्स देखती रहती हूँ, और उसके बाद भी देखती हूँ, बट उस टाइम तो बहुत ही प्रॉम्प्टली देखती हूँ। 1-2 दिन तक मेरा, जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता, मैं आपके पुराने कमेंट्स देखती हूँ। सो डू मेंशन इन द कमेंट्स ओके द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट के बाद। सो कॉनराड संगमा सोन इन एज मेघालय CM। मेघालय के चीफ मिनिस्टर पहले भी कॉनराड संगमा थे, अभी भी कॉनराड संगमा है, यानी सेकेंड टर्म इनकी शुरू हो गई है। और यहीं पे मैं बता दूं कि CM एंड गवर्नर्स को याद करवाने के लिए आपका रिक्वेस्टेड था न्यू वीडियो, तो वो आ चुका है, कुछ टाइम पहले ही मैंने डाला है। प्लेलिस्ट है करंट GK की, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, याद नहीं है सारे CM गवर्नर, कर सकते हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी भी एडेड है। चलिए, सो नेशनल पीपल्स पार्टी को बिलोंग करते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ओथ ली है एज द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। कैसे याद करते हैं? मेघालय के कॉनराड संगमा के जो मेघ होते हैं, यानी जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो हमेशा संग में आते हैं, अकेला बादल नहीं होता पूरे आसमान में, संग में आते हैं। तो कॉनराड संगमा, अगर आपको याद नहीं है। और फागू चौहान इज़ दी न्यू गवर्नर। ओके, पहले बिहार के थे फागू चौहान, अब हो गए हैं कहाँ के? मेघालय के। तो फाग जब हम खेलते हैं ना, यानी जब हम होली खेलते हैं तो एकदम क्लाउड्स बन जाते हैं रंग बिरंगे, मेघ बन जाते हैं रंग बिरंगे, उससे आप मेघालय और फागू चौहान को एसोसिएट कर सकते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर नेफ्यू रियो, ये 5वीं बार 5th टर्म के लिए CM चुन लिए गए हैं। तो नाग को देख के आपका नेफ्यू रो दिया, याद करवाया था ना, नागालैंड के नेफ्यू रियो, नेफ्यू रोया। ओके, और गवर्नर कौन है? ला गणेसन,
ला गणेशन। तो गणेश जी बोलते हैं लाओ लाओ मुझे दे दो, मेरे तो पापा का ही दोस्त है ना नाग, क्योंकि गणेश जी के पापा शंकर जी। तो इस तरह से याद करवाया मैंने वहाँ पे, मज़ेदार तरीके से नहीं याद है तो देख लीजिएगा। Who has taken oath as the first woman minister of Nagaland? नागालैंड में अभी तक की हिस्ट्री में यानी 60 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली वुमन मिनिस्टर ने ओथ ली है, एंड द नेम इज सल्हातुआनो क्रूज। एस क्रूज भी बोल सकते हो। सो क्रूज ले लीजिए यहाँ से, हिंट आपका हो सकता है क्रूज, जो छोटी शिप्स क्रूज होते हैं ना, तो एक फीमेल नाग है वो क्रूज पे आ गई है, ओ पूरा हो गया है और सब एकदम चौंक गया, अरे वाह इतने सालों में पहली बार क्रूज पे। ओके, सो सल्हातुआनो क्रूज पहली बार फीमेल मिनिस्टर बनी है नागालैंड के अंदर। मानिक साहा सोन एज द सीएम ऑफ त्रिपुरा फॉर सेकेंड टर्म। सो मानिक साहा पहले भी थे त्रिपुरा के सीएम, सो त्रिपुरा सीएम मानिक साहा। माँ ने कहा कि अगर ट्री के नीचे बैठ के सत्यनारायण भगवान की अगर कथा करेंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा, तो ट्री यानी त्रिपुरा, माँ ने कहा मानिक साहा, और सत्यनारायण भगवान तो सत्यनारायण देव आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य है ना, ये हो गए त्रिपुरा के गवर्नर। HUL दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपॉइंट्स रोहित जावा। मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लेती हूँ बिकॉज मैं फास्ट बोल रही हूँ, उसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं। HUL अपॉइंट्स रोहित जावा एज CEO दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू सक्सीड संजीव मेहता। संजीव मेहता अभी CEO हैं और HUL ने अपॉइंट किया है किसको, रोहित जावा को, इनको रिप्लेस करने के लिए। अब अगर हम HUL की बात करें तो आपके घर में शैम्पू, पाउडर, क्रीम्स जो आती हैं, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जो हम अधिकतर खरीदते हैं, बार बार जिनकी ज़रूरत पड़ती है, मार्केट से लाते रहते हैं, उनको FMCG प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और उसके अंदर HUL पूरा मार्केट में बहुत लीडिंग नेम है। आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट इस कंपनी का होगा ही होगा। तो अब आप कैसे याद रखेंगे रोहित जावा, कि रोहित तुम बाजार जावा हमारे लिए प्लीज़ HUL का प्रोडक्ट ले आवा, रोहित तुम बाजार जावा हमारे लिए प्रोडक्ट ले आवा, तो रोहित जावा हो जाएगा HUL CEO याद। मैरी कॉम, फरहान अख्तर रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ IBA दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। अब ये मैं बता दूं कि जो इवेंट हो चुका उसके कौन ब्रांड एम्बेसडर थे, ये थोड़ा इस केसेस में, अनलेस इट इज़ ओलंपिक्स और एशियन गेम्स और समथिंग, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हिंदी में सवाल देखिएगा। मैरी कॉम, फरहान अख्तर IBA महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किए गए थे। तो अब ये चैंपियनशिप हो चुकी है, दिल्ली में हुई थी और हम जीते भी इसके अंदर। फिर भी देखते हैं मैरी कॉम और फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक्टर है ना। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक तो टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस किया था। टाइटल स्पॉन्सर कौन थे इस इवेंट के? महिंद्रा ऑटोमोटिव, और ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम और फरहान अख्तर। और ये दिल्ली के अंदर होस्ट की गई थी। थर्ड टाइम दिल्ली इंटरनेशनल विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है उसको होस्ट कर रहा था, और हम टॉप पे रहे। हम 4 गोल्ड मेडल्स जीत करके टॉप पोजीशन ली हमने। प्रेसिडेंट कौन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के? अजय सिंह। अजय सिंह, अजय सिंह से रिलेटेड अभी और न्यूज़ आएगी, चलो अभी नहीं बताते। US सीनेट कन्फर्म्स एरिक गारसेटी एज एम्बेसडर टू इंडिया। फाइनली 2 साल के बाद US एम्बेसडर टू इंडिया, यानी दिल्ली के अंदर US एम्बेसी के ऑफिस में अब आपको व्यक्ति जो बैठे मिलेंगे, देखे मिलेंगे, संभाल रहे होंगे जो पूरा एम्बेसी US का इंडिया के अंदर, वो कौन होंगे? एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी। सो अब आकर के बजाइए सीटी, 2 साल बाद US एम्बेसडर टू इंडिया मिले हैं। डिप्लोमेटिक पोजीशन है, 2 साल से भी ज़्यादा खाली थी। इससे पहले केनेथ जस्टर हैं जो इसको संभाल रहे थे, और उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था जनवरी 2021 के अंदर। ठीक है जी। TCS अपॉइंट्स के कृतिवासन एज CEO। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपॉइंट किया है के कृतिवासन जी को एज CEO। कृति सैनन एक्ट्रेस है ना, कीर्ति सैनन या कृति सैनन है, आई एम नॉट रियली श्योर क्या नाम है उनका, तो उससे आप एसोसिएट करके याद करना चाहें तो कर लीजिए, अगर सीधा पता है या कर सकते हैं तो वैसे कर लीजिएगा। ठीक है। सो के कृतिवासन जी को MD CEO बनाया है, और ये राजेश गोपीनाथन जी को रिप्लेस करेंगे जिन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया। G. कृष्ण कुमार टेक्स ओथ एज CMD ऑफ BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो BPCL के नए CMD के तौर पे G. कृष्ण कुमार जी ने टेक ओवर कर लिया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, इसको आपको सीधे याद करना पड़ेगा। इन्होंने अरुण कुमार सिंह जी को रिप्लेस किया है, और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में आती है।
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ललित कुमार गुप्ता एज CMD। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ललित कुमार गुप्ता LKG होती है ना एक क्लास स्कूल में, नर्सरी, LKG, UKG, HKG हम बोलते हैं, तो हमने LKG में कॉटन के बारे में पढ़ा था, कॉटन कैसे उगाई जाती है, उससे क्या क्या बनता है, गांधी जी कैसे चरखा काटते थे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आपने कॉटन के बारे में कब पढ़ा? LKG में। सो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन है? LKG यानी ललित कुमार गुप्ता जी। 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में ये अंडरटेकिंग आती है। रतन टाटा अपॉइंटेड टू ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर बोल्स्टरिंग बायलैटरल टाइज। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक के अंदर ऑनररी ऑफिसर की पोजीशन इनको दी गई है जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि दोनों देशों के बायलैटरल टाइज जो हैं पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फिलैंथ्रफी यानी सोशल वर्क, उसको और बिल्ड करने के लिए रतन टाटा जी को इसमें शामिल किया गया है। ओके, एंड ही इज़ द चेयरमैन एमेरिटस ऑफ टाटा सन्स। चेयरमैन एमेरिटस यानी हमेशा चेयरमैन रहेंगे ही रहेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन दैट पोजीशन, या मतलब ये एक्टिव चेयरमैन नहीं भी हों तो ये एक तरह से वेटरन चेयरमैन है और हमेशा चेयरमैन रहेंगे जब तक भी ये हैं। फाइन। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप रह चुके हैं, वर्ल्ड्स वन ऑफ द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, पटना हाई कोर्ट। अभी चीफ जस्टिस जो हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, स्टेट हाई कोर्ट्स के, उनकी उथल पुथल चल रही है, यहाँ से वहाँ अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कुछ फ्रेश हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफर्स हो रहे हैं, तो उसी के चलते 3 और हाई कोर्ट जजेस चीफ जस्टिस हैं जिनका अपॉइंटमेंट देखा गया है। यहीं पे जल्दी से मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया कितनी है भाई? टोटल हाई कोर्ट्स कितनी है? तो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। अल्लाह के बंदे ना सबसे प्रीति करते हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाम पे मारा काटी, दुश्मनी, ये सब नहीं करते हैं। अल्लाह के बंदे सबसे प्रीति करते हैं। तो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है साहब। छत्तीसगढ़, अब भाई 36 सिन्स तो माफ़ कर देंगे आपके, 36 से ज़्यादा सिन करोगे ना सीधे चीफ जस्टिस जी फांसी पे तो नहीं लटकाएंगे, चलो कारावास दिलवा देंगे आपको। सो 36 सिन आर अलाउड। ये क्या है? कौन अलाउ कर रहा है? कोई अलाउ नहीं कर रहा है, हम सिर्फ याद करें क्योंकि छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं रमेश सिन्हा। अब क्योंकि अगेन कॉमन नेम है तो सिन्हा से हमने सिन ले लिया है, सिंह भी ले सकते हो। 36 सिंह आपके सामने यानी लायंस आपके सामने आके खड़े हो गए, तो 36 से रमेश सिन्हा याद कर लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट, तो भाई विनोद से बात कीजिए, यानी थोड़ा आराम से प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, नहीं तो पिटना, तुमको पिटना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो और कुछ नहीं है भाई। के विनोद चंद्रन, तो आप चाहें तो चंदन से भी कुछ बना सकते हैं, चंदन और पटना, राइट। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन, तो याद करने के लिए कुछ हिंट आप चंदन से बना सकते हो कि चंदन को लगाने से पहले बहुत घिसना और पीटना पड़ता है, तब जाके आप लगा सकते हो। तो आपको भी चंदन जैसी खुशबू चाहिए तो पहले खुद को घिसो और पीटो, आहा, है ना। तो चलिए, अल्लाह के बंदे हमेशा प्रीति करते हैं, तो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर हो गए, 36 सिन माफ है तो रमेश सिन्हा हो गए, और पटना चंदन को बहुत पीटना घिसना पड़ता है तो के विनोद चंद्रन। ये 3 न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट थे। फिनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन टू हेड पैनल ऑन पेंशन स्कीम्स। पेंशन स्कीम्स के ऊपर एक पैनल बनाया गया इस बार के जब निर्मला सीतारमन जी थी, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो न्यू पेंशन सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद आ रहे हैं, तो एक पैनल बनाते हैं जो इसको पूरा देखेगा और फिर डिसाइड किया जाएगा क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ कुछ राज्य मूव कर चुके हैं, कुछ स्टेट्स मूव कर चुके हैं, बाकी की डिमांड आने लग गई है, राइट। तो NPS न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के एक पैनल बनाया गया और उसको हेड कौन करेंगे? TV सोमनाथन जी करेंगे, TV सोमनाथन जी। और हमको कैसे पता चलेगा ओल्ड पेंशन आ गई है या न्यू पेंशन आ गई? TV से पता चलेगा, ठीक है। तो TV सोमनाथन, छोटा आप चाहें तो ये हिंट ले सकते हैं। देन 2004 जनवरी से गवर्नमेंट न्यू पेंशन स्कीम की तरफ मूव कर गई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी जो भी लास्ट ड्रॉइंग सैलरी होती थी उसका 50% आपको हर महीने पेंशन के तौर पे उतना ड्रॉ करते थे। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करो, फिर रिटायर जब आप हो जाओगे तो 60% तो आपको मिल जाएगा लमसम, और 40% जो है वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी मार्केट स्कीम्स के अंदर, और हर महीने उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर विवाद है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम पे मूव कर चुके हैं। Who has been elected as Vice President of International Boxing Association? So, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अजय सिंह। और ये कौन है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे जो बॉक्सिंग फेडरेशन को लीड कर रहे हैं, चीफ हैं जो उसके, वो बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट IBA के, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। इतनी सी न्यूज़ है,
और इम्पॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है कि अकेले हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, इनके साथ में यूक्रेन और सर्बिया के रिप्रेजेंटेटिव भी 2 हैं। सलीमा टेटे अपॉइंटेड एज AHF, दैट इज एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर। सो सलीमा टेटे, अब इनके नाम में टेटे आ रहा है, यानी TT बोल सकते हो आप टेबल टेनिस, पर नो 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 नो, ये TT से नहीं है, ये हॉकी से एसोसिएटेड है। कभी एग्जाम में आ जाए कि सलीमा टेटे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, तो ये हॉकी से जुड़ी हुई हैं, और इनको एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर घोषित किया गया है फ्रॉम इंडिया, और 2 साल के लिए। देन व्हाट एल्स, बस आगे चलो। उसके अलावा कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। वाईकॉम 18 जो नेटवर्क है, उन्होंने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लफ्जर जो पेन वगैरह आते हैं, है ना, उन्होंने विराट कोहली जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह की बात करें तो पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर्स की कहानी भी हो जाती है, ठीक है। तो ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैव बीन कवर्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। अब हम चलेंगे थर्ड कैटेगरी की तरफ, विच इज अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। और इसमें न सिर्फ ये याद रखना जरूरी है कि ये अवार्ड किसको मिला, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये अवार्ड देता कौन है, इसमें क्या मिलता है, क्यों दिया जाता है। तो अवार्ड से रिलेटेड ट्रिविया जानना भी जरूरी है, ठीक है। शुरू करें, ओके। सबसे पहले ऑस्कर्स, 95th ऑस्कर्स, कौन से नंबर के ऑस्कर्स रहे इस बार, अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं जी, ठीक है। सो 95th ऑस्कर विनर्स रहे बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मैंने कोशिश की थी देखने की, पर मैं बोर हो गई, मैंने बंद कर दिया। हो सकता है आगे जाके इंटरेस्टिंग हो मूवी। एनीवेज, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड है मूवी। सो बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है, और यहीं से एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल भी मिला है मिशेल यों को, जो कि फर्स्ट एशियन एक्ट्रेस भी बन जाती है लीडिंग रोल में, जिनको नॉमिनेशन भी हुआ था और अवार्ड भी मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की ही है। देन एक्टर इन अ लीडिंग रोल ब्रेंडन फ्रेजर, बहुत उम्दा एक्टिंग की है। द वेल नाम से मूवी है जिसमें बहुत फैट दिखाए गए हैं। सो ये बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। अब यहीं पे आप मुझे बता दीजिए बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। नहीं पता तो गूगल करिए, ऑफ कोर्स आपको ज़रूरी नहीं है पता हो, गूगल करिए। जब आप गूगल करते हैं, आप एक्टिवली इंगेज होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को जानने में, वो इन्फॉर्मेशन टिक जाएगी दिमाग में, कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर के लिए रूथ कार्टर को मिला है। अब ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन क्यों डाला, बिकॉज एक इंडियन है जिनको ऑस्कर मिल चुका है एक बार कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, भानु अथैया जी को, और इसलिए हमने कॉस्ट्यूम इस बार इंक्लूड कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, बस इसमें डायरेक्टर नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके। अब इंडिया है ना, नाटू नाटू और एलिफेंट विस्परर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट रहे। सो 95th अकेडमी अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को किसके लिए मिला है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। अब यहाँ पे हम अगर ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर और लिरिसिस्ट, सॉरी, दोनों आप नाम याद रखिएगा। म्यूजिक दिया है MM कीरवानी जी ने, और ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, इनका नाम पूछा जा चुका है। लिरिक्स दिया है चंद्र बोस जी ने, ठीक है। और कोरियोग्राफर भी देख लो, यू नेवर नो, एग्जामिनर ये पूछ ले, प्रेम रक्षित जी ने इसकी कोरियोग्राफी की है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक कोरियोग्राफी है। सो अब समय गया कि आपसे डायरेक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे या म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। अगर कुछ चीज़ डिपेंड करेगा कि वो न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अंदर से भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक है जी। अब यहीं पर देख लीजिए फटाफट, नाटू नाटू पहला इंडियन सॉन्ग था। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आप मिस्टेक कर सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा जाए पहला इंडियन सॉन्ग जो कि जिसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर्स के लिए, जिसको ऑस्कर मिला, तो वो हो जाएगा नाटू नाटू। लेकिन पहला हिंदी सॉन्ग बोल दिया जाए, ओके, पहला हिंदी सॉन्ग बोल दिया जाए तो वो जय हो जाएगा, क्योंकि जय हो था हिंदी में, लेकिन वो इंडियन सॉन्ग नहीं था, बिकॉज उसको डायरेक्ट फॉरेनर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने किया था, ठीक है। तो जो स्लमडॉग मिलियनेयर थी वो इंडियन मूवी नहीं थी, तो हिंदी सॉन्ग था पर इंडियन सॉन्ग नहीं था। पहला हिंदी सॉन्ग जिसने अकेडमी अवार्ड जीता जय हो, पहला इंडियन सॉन्ग जिसने जीता नाटू नाटू, ठीक है। MM कीरवानी जी हो गए। देन अगर हम बात करें जय हो की, तो स्लमडॉग मिलियनेयर किसने डायरेक्ट की थी, डैनी बॉयल ने की थी। ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता था। इसको AR रहमान जी ने कंपोज किया था, गुलजार साहब ने लिरिक्स दिए थे, और सबको ऑस्कर मिल गया था इसके लिए। और अगर हम बात करें RRR की, जो कि डायरेक्टर कौन है, राजामौली, तो इनको बाफ्ता 2023 इन द फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में भी अवार्ड मिला। गोल्डन ग्लोब मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। बेस्ट सॉन्ग अवार्ड 28th एडिशन ऑफ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में भी मिला। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, जहाँ जहाँ जिस महीने दिया जाता था हमने ऑलरेडी वहाँ कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं द एलिफेंट विस्परर्स पे।
ये क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं रही, एकदम से ही आई है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर्स कौन थे। द एलिफेंट विस्परर्स, ये बहुत अच्छी है, ये मैंने पहले ही देख ली थी ऑस्कर्स में जब इसका अनाउंसमेंट हो उससे पहले। सो आई वाज रियली एक्साइटेड कि ओके, बहुत सिंपल सी सोबर सी स्टोरी है कि कैसे जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे एलिफेंट को टेक केयर करते हैं दो लोग। एनीवेज चलो आ जाओ। द एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म मिला है एंड कार्तिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मोंगा, ये दो हैं जिन्होंने इसको बनाया है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अब ये देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले किसी इंडियन ने अगर ऑस्कर लिया था 1983 में, भानु अथैया जी ने लिया था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर द गांधी मूवी के लिए। फिर 1992 के अंदर सत्यजीत रे जी को ऑनररी अवार्ड मिला था। 2009 ये जय हो वाली मूवी का टाइम है, जय हो वाले सॉन्ग के लिए है रादर। सो जय हो सॉन्ग के लिए रेसुल पुकुटी बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गुलजार साहब, ओरिजिनल स्कोर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग AR रहमान जी को। और ये हो गया अभी RRR वाला, ठीक है, और उसी के साथ में ये RRR हो गया और ये हो गया एलिफेंट विस्परर। एलिफेंट विस्परर के लिए कार्तिकी गोंसाल्विस एंड गुनीत मोंगा और RRR के लिए M कीरवानी और चंद्र बोस। डन डना डन, फुल पावर पैक्ड यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर्स खत्म, आगे चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ला विंस पेन या नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। सो हिंदी ऑथर, हिंदी राइटिंग्स जो करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी को 2023 पेन अमेरिका अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और वन ऑफ मतलब काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो इनको मिला है। और अगर इनके अवार्ड्स बाकी देखें हम तो साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं 1999 में। नौकर की कमीज इनकी रचना रही। देन अट्टा गलट्टा बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज़ इनको मिला है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में मिला। 2023 के अंदर पेन या नोबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। सो ये सारे इनके अवार्ड्स हैं विनोद कुमार शुक्ला जी, याद रहेगा, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चलिए, तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुकर से जुड़ा हुआ है, लॉन्ग लिस्ट के अंदर इनकी बुक शामिल हो चुकी है। सो तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन्स नॉवल लॉन्ग लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। व्हाट इज लॉन्ग लिस्ट? लॉन्ग लिस्ट होती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और फिर है ना नॉमिनेशन प्राइज है, नॉट चलेगा। तो लॉन्ग लिस्ट यानी भी थोड़ी बड़ी कतार है, लेकिन इसमें जाना भी बहुत बड़ी बात है। सो ये एक ट्रांसलेशन है ओरिजिनल तमिल बुक पुकुल्ली। पुकुल्ली इज पायर, पायर यानी आपकी जो चिता होती है ना। और इसके अंदर इंटरकास्ट कपल है जो भाग गए और उन्होंने शादी वादी की और उसके बाद उनकी क्या चैलेंजेस स्टार्ट हुए, इन सबके ऊपर डिस्कशन है। सो ओरिजिनली तमिल बुक है और इसको लिखा है पेरुमल मुरुगन ने, एंड पेरुमल पुकुल्ली ये पर्प वाला पूरा है, और अनिरुद्धन वासुदेवन जी ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो ऐसी किताबों को मिलता है जो ओरिजिनली किसी भी लैंग्वेज में हो लेकिन ट्रांसलेट की गई हैं। और बुकर प्राइज़ ये दोनों डिफरेंट है, हर बार मैं बताती हूँ। बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आर डिफरेंट। बुकर प्राइज़ ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई नॉवल को दिया जाता है, ओके, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी और लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट की गई है। सो ट्रांसलेशन करने वाले को और ओरिजिनल राइटर को दोनों को प्राइज मनी डिवाइड कर दी जाती है इक्वल इक्वल। सो अनिरुद्धन वासुदेवन इन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको इंग्लिश के अंदर। इससे पहले रिसेंटली अभी गीतांजलि श्री जी को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज रेत समाधि टूम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में। ज्ञान चतुर्वेदी अवॉर्डेड व्यास सम्मान 2022 फॉर पागलखाना। व्यास सम्मान दिया जाता है किसी भी हिंदी लिटरेचर वाली राइटिंग को, और के बिरला फाउंडेशन है जो ये अवार्ड देती है 1991 से। आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क, और जीतने वाले को 4 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, उसके अलावा साइटेशन एक्सेट्रा। सो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है व्यास सम्मान फॉर हिज राइटिंग पागलखाना। जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोगों को उनकी बात पागलों जैसी ही लगती है, बोलते हैं क्या पागलखाने से आए हो क्या, ठीक है। सो ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना व्यास सम्मान, ध्यान रखेंगे, के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देती है। और इसी के साथ साथ सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किसी भी राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में आपने लिखा, अच्छा पिछले 10 साल तक की किताबों को शामिल किया जाता है इसमें, व्यास सम्मान में भी सरस्वती सम्मान में भी। सो तमिल राइटर शिवशंकरी जैसे ना शिवशंकरी, उनको अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान का, और उनकी किताब है सूर्यवंशम ऐसे करके याद कर सकते हो। तो शिवशंकर से आप देख लीजिए कि भाई शिवशंकरी हो जाएगा, और सूर्यवंशम
कहीं ना कहीं एसोसिएशन करो, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है, इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक म्यूज़िक के अंदर जो सदर्न स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है ना, कर्नाटक म्यूज़िक के अंदर सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ कर्नाटक म्यूज़िक वो होता है संगीत कलानिधि अवार्ड। और संगीत कलानिधि 2023 बॉम्बे जयश्री को मिला है, बॉम्बे जयश्री जी इनको मिला है संगीत कलानिधि। तो संगीत यूजुअली हम कहाँ सुनते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं हम बॉम्बे में सुनेंगे, बॉलीवुड के अंदर, है ना। तो ऐसे आप हिंट, अगर आप नहीं जानते बॉम्बे जयश्री जी को तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन द स्ट्रीम ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2021 के अंदर। संगीत कलानिधि अवार्ड की बात करें, हाईएस्ट अवार्ड है कर्नाटक म्यूजिक के अंदर, इसको मद्रास म्यूजिक अकेडमी कॉन्फर करती है। ठीक है, चलिए। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ऑनर्ड विथ फोसवाल स्पेशल लिटरेरी अवार्ड। व्हाट इज दिस फोसवाल? फोसवाल क्या है? सो फोसवाल इज सार्क राइटर्स एंड फाउंडेशन ऑफ, ये भी आएगा साथ में, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। सो जो सार्क कंट्रीज़ है ना वो कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए और टाइज बढ़ाने के लिए एक अवार्ड देते हैं, और एक इनिशिएटिव चालू किया था फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, जिसको हम फोसवाल कहते हैं, और उसका स्पेशल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब को। उनकी ट्रायलॉजी यानी 3 बुक्स की एक पूरी सीरीज़ थी जिसमें अनफिनिश्ड मेमोइर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952, इसके लिए अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ऑफकोर्स पॉस्थ्यूमस है, जा चुके हैं। देन सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन फोसवाल की अगर हम बात करें 1987 में बना था, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक आई टोल्ड यू, रीजनल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज सार्क कंट्रीज के बीच में ही करने के लिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड विंस 2022 प्रिट्जकर प्राइज। नाउ व्हाट इज दिस प्रिट्जकर प्राइज? आर्किटेक्ट की दुनिया का नोबेल माना जाता है, ऐसे समझ लीजिए। सो आर्किटेक्चर की फील्ड में सबसे हाईएस्ट ऑनर वाला प्राइज होता है प्रिट्जकर प्राइज, और वो किसको मिला? डेविड चिपरफील्ड। चिपरफील्ड, ओके। तो आप बोल सकते हो कि इतना प्यारा आर्किटेक्चर है इनका कि उसके ऊपर कोई काम वाम भी करता है तो कभी चिपिंग नहीं होती, कभी पपड़ियाँ उखड़ उखड़ के नहीं गिरती हैं। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो कैसे भी कर लो, याद कर लो, डेविड चिपरफील्ड, ओके। ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, इनको ये मिला है, और 52nd विनर है इस अवार्ड के। एंड ये 1979 में शुरू हुआ था, J.A. प्रिट्जकर ने इस्टेब्लिश किया था, और इसको प्रिट्जकर फैमिली ही स्पॉन्सर करती है, फाउंडेशन बनी हुई है उनके नाम से। Who won the Professional Photographer of the Year award at the 8th National Photography Awards? 8th edition of National Photography Awards हुए, जिसमें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको मिला है? शशि कुमार रामचंद्रन। शशि कुमार रामचंद्रन, SKR, वैसे SR के हैं, शाहरुख खान बोले जाते हैं, इसको SKR से आप याद रख सकते हो। शशि कुमार रामचंद्रन प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स के अंदर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है मिस सिप्रा दास को। ये किसने कॉन्फर किए? डॉक्टर L मुरुगन, इन्होंने ये प्रेजेंट किए अवार्ड्स। और थीम क्या रही इन अवार्ड्स की? सो द थीम वाज लाइफ एंड वाटर, लाइफ एंड वाटर। हेल्थ मिनिस्ट्री रिसीव्ड पॉटर प्राइज 2023। सो हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला है पॉटर प्राइज, क्यों? क्योंकि जो कोविड के दौरान उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजी अपनाया और किस तरह से सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया, जैसे कि आशा वर्कर्स को भी इन्वॉल्व किया PPE किट्स वगैरह बनाने और क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा में, उसके चलते पॉटर प्राइज मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री को। हैरी पॉटर से भी याद रख सकते हो, हैरी पॉटर, हेल्थ मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं एसोसिएशन हम बिठा सकते हैं। सो थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी अब लगाना शुरू कर दो, है ना। खुद से अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फनी एसोसिएशंस बना लोगे तो ज़्यादा लंबा टिकेगा, रादर देन किसी की रेडीमेड एसोसिएशंस लेना। वो भी काम करती हैं कई जगहों पे, और कई जगहों पे मेरी एसोसिएशन हो सकता है इतनी कारगर नहीं हो, आप अपनी बना सकते हैं। पॉटर प्राइज अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट माइकल E. पॉटर के नाम पे दिया जाता है। ओके, चलिए। मीराबाई चानू वन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है मीराबाई चानू को, और पहली एथलीट बन जाती हैं, लगातार 2 बार अवार्ड लेने वाली। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया था, पहली बार वेट लिफ्टिंग के अंदर हम सिल्वर मेडल लेकर के आए थे। इसी के साथ साथ और लोग जिनको BBC अवार्ड्स मिले हैं 2022 के, तो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भाविना पटेल जो पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवच विमेन हॉकी प्लेयर है।
एशियन चेस फेडरेशन ने डी गुकेश को कॉन्फर किया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। एशियन चेस फेडरेशन, डी गुकेश ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर हासिल किए चैंपियनशिप्स के अंदर और इसलिए दिया गया है। और उसी के साथ साथ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है उसको मोस्ट एक्टिव फेडरेशन का अवार्ड मिला। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन जी को मैन ऑफ द ईयर मिला बिकॉज जो इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप थी वो बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने पॉसिबल कर दी ऑर्गेनाइज करना। फिडे चेस ओलंपियाड अगस्त के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 3-4 महीने के नोटिस पे। HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुने गए। सो HDFC बैंक के जो हेड हैं वो काफ़ी पॉपुलर नाम है ही, कई बार हम कर चुके हैं, शशिधर जगदीशन जी, आई होप याद रहेगा। देन इंडिया विंस GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड इंडिया ने जीता है। कहाँ पे? वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुआ वहाँ पे, क्योंकि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसको हमने जितना डिसेमिनेट किया है, हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमने जितना ज़्यादा बढ़ोतरी की है, उसके चलते ये अवार्ड हमको दिया गया है। प्रेस्टिजियस GSM एसोसिएशन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन, इसके चलते अवार्ड मिला है। देन 42 लाख एसेज ऑन असम वॉर हीरो लाचित बोरफुकन एंटर्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लाचित बोरफुकन जी के बारे में हैंड रिटन 42 लाख एसेज को अपलोड किया गया और उसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और किस कैटेगरी में बना? लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम हैंड रिटन नोट्स बना। और ये जो फिर सर्टिफिकेट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो असम CM हिमंत बिस्वा शर्मा जी को थमाया गया। लाचित बोरफुकन जी के बारे में देख लीजिए कि इनका बर्थ 1622 में चराइदेव के अंदर हुआ था और इन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट के अंदर अहम भूमिका निभाई, लीड किया इन्होंने आर्मी को, और जो मुगल आर्मी थी उनको रोका असम को कैप्चर करने से। ठीक है, सो ये वहाँ के हीरो हैं। नेक्स्ट न्यूज़, NTPC एंड BHEL कॉन्फर्स विथ CBIP अवार्ड 2022। NTPC और BHEL दोनों को मिला है अलग अलग कैटेगरी में CBIP अवार्ड। नाउ व्हाट इज द CBIP? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, ये अवार्ड मिला है। NTPC को क्यों मिला है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पावर जनरेशन, बहुत ज़्यादा पावर बनाई है इन्होंने सबसे ज़्यादा। और BHEL को क्यों मिला है? बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी। तो कैटेगरीज दोनों याद रखिएगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह है, उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। तो बेसिकली वाटर, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको CBIP अवार्ड्स दिए जाते हैं। US अर्जेंटीन स्कॉलर लुइस कैफरेली विंस एबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाने वाला एबेल प्राइज है। ठीक है, जैसे प्रिट्जकर प्राइज हमने बोला आर्किटेक्चर में नोबेल है, इसी तरह से एबेल प्राइज मैथमेटिक्स के अंदर नोबेल प्राइज कंसिडर किया जाता है। किसको मिला? लुइस कैफरेली को मिला। तो भाई मैथ करते 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 दिमाग एकदम एबला हो जाता है, यानी समझ नहीं आता, तो हम कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत सारी कॉफ़ी पी रहे हैं। कैफरेली कॉफ़ी, एबेल मैथमेटिक्स, ओके। और ये एक्सपर्ट हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। कई बार ये पूछ लिया जाता है ना, जैसे यूजुअली नोबेल के अंदर देखा जाता है कि इकोनॉमिक्स में अगर नोबेल मिला है किसी को तो क्यों मिला है ना, कौन सी एक डिस्कवरी या कौन सा उन्होंने नया थियरी दिया है उसके लिए मिला है। तो यहाँ पे भी ध्यान रख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सपर्ट हैं। और एबेल प्राइज एनुअली दिया जाता है बाय किंग ऑफ नॉर्वे आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हम इंडियन कनेक्शन देखें एबेल प्राइज का, तो एक इंडियन ओरिजिन वाले मैथमेटिशियन हैं श्रीनिवास वर्धन जी, जिनको 2007 में एबेल प्राइज मिला था। RBI शक्तिकांत दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग जो है उसने गवर्नर ऑफ द ईयर किसको नाम दिया है या किसको खिताब दिया है? RBI के शक्तिकांत दास जी को दिया है। पहले तो देख लीजिए सेंट्रल बैंकिंग क्या है। सेंट्रल बैंकिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल है, हाई रेप्यूट रखता है इस फील्ड के अंदर, और उसने गवर्नर ऑफ द ईयर दिया शक्तिकांत दास जी को बिकॉज बहुत उथल पुथल के माहौल में भी इन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी को बनाए रखा, चलाए रखा, बैंकिंग सेक्टर को, इसके चलते इनको मिला है। और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को भी अवार्ड दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का, ओके। Then President Draupadi Murmu awarded President Color to INS द्रोणाचार्य। इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य जो है उसको प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। प्रेसिडेंट कलर मिलिट्री की फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है जो प्रेसिडेंट देते हैं, ओके। और मोस्ट प्रेस्टिजियस डेकोरेशन टू अ यूनिट फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द नेशन। एंड इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि 25 साल की सर्विस उस पर्टिकुलर यूनिट ने
की होनी चाहिए पूरी। देन अगर हम बात करें INS द्रोणाचार्य की, तो ये एक ट्रेनिंग से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट है और कोची केरला के अंदर सेटअप है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती हैं, उसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी कैरिड आउट की जाती हैं मरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। INS द्रोणाचार्य। MT वासुदेवन नायर अवॉर्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो जैसे पद्म अवार्ड्स है ना इंडिया में, उसी तरह से केरला ने 2021 में अनाउंस किए थे कि भाई केरला में भी सेम लाइन्स पे अवार्ड्स दिए जाएंगे। और वो 3 अवार्ड्स कौन से होंगे? केरला ज्योति, केरला प्रभा, केरला श्री। ठीक है, तो इसी तरह से केरला ज्योति जो हुआ वो सबसे हाईएस्ट ऑनर हुआ सिविलियन अवार्ड्स का केरला के अंदर। और वो किसको मिला? वो मिला MT वासुदेवन जी को। MTV से कर सकते हो, MT वासुदेवन जी को। MTV म्यूजिक टीवी आता था ना पहले, आई डोंट नो अब ये चैनल आता है नहीं आता, तो MTV से आप कर सकते हैं। केरला ज्योति, तो ज्योति MTV पे एंकरिंग करते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और 2021 के अंदर इसको अनाउंस या इंस्टीट्यूट किया गया था और उसके लिए अभी जो भी अवॉर्डीज़ हैं उनको दिया गया है। चलिए, सो ये हो गई हमारी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की कैटेगरी। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी फॉर टुडे, दैट इज ओबिचुअरीज। ओबिचुअरीज यूजली याद कही जाती है, जो लोग जिनका निधन हो गया उनकी याद में हम जो भी कुछ बात करते हैं। तो यहाँ से सवाल कैसे देखने को मिलेंगे? ये नहीं पूछा जाएगा हाल ही में इनमें से किनका निधन हुआ, नो। पूछा जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल सो एंड सो पर्सन हैव पास्ड अवे रिसेंटली, तो उनके बारे में आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे या इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, और बहुत ही एमिनेंट है तो इनकी जन्म से रिलेटेड बायोग्राफी से कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उन्हीं लाइट में हम इस एरिया को कवर करेंगे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के फॉर्मर CJI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जस्टिस AM अहमदी पास्ड अवे। सो AM अहमदी कौन थे या कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे? ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। एंड 1994 से इनका रिटायरमेंट 97 में हुआ तब तक, और ये 3rd आई थिंक मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये भी एक इनका रिकॉर्ड माना जाता है। फॉर्मर डिप्लोमैट पद्म भूषण अवॉर्डी चंद्रशेखर दास गुप्ता पास्ड अवे। फॉर्मर डिप्लोमैट और पद्म भूषण से सम्मानित है, पद्म अवार्ड से सम्मानित कोई भी व्यक्ति होता है उसका निधन होता है, एक बार देख लिया करो क्योंकि उनका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिप्लोमैट थे, फॉर्मर डिप्लोमैट। पद्म भूषण इनको सिविल सर्विसेज के लिए 2008 में मिला था, एंड इन्होंने हाई कमिश्नर टू सिंगापुर एंड हाई कमिश्नर टू तंजानिया के तौर पर भी सर्विस दी है इंडिया को। नाउ दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वाई? बिकॉज अभी तो भाई नामीबिया से हम लोग चीते लेकर के आए थे और उनमें से उन 8 में से वो जो टोटल चीते थे उनमें से एक की डेथ हो गई है। सो चीता डाइड ऑफ किडनी डिजीज इन कूनो नेशनल पार्क, है ना, इसलिए इनकी भी ओबिचुअरी हम देख लेते हैं। इस चीते का नाम है साशा, फीमेल थी, 4.5 साल की, 4.5 ईयर्स की। टोटल 8 चीता थे जिसमें से 5 फीमेल्स एंड 3 मेल्स वर ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया, नमीबिया अफ्रीका अंडर प्रोजेक्ट चीता। ओके, और पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल इस तरह से चीता को ट्रांसफ़र किया गया था। चीता इंडिया के अंदर 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उसके बाद चीता को वापस लाने की पूरी कवायद थी। कूनो नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आता है, कूनो नदी के ऊपर इसका नाम है और ये श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है। मोरेना की गजक को मिल गया है GI टैग, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड 2018 में कूनो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। देन श्रवणबेलगोला जैन मठ सियर पासिस अवे। मठ सियर यानी मठ के जो महंत होते हैं। सो श्रवणबेलगोला जैन मठ के महंत का हो गया है निधन, और इनका नाम क्या है? चारुकीर्ति भट्टरक स्वामी। इसमें से हटाना है। देन श्रवणबेलगोला जैन मठ सियर पासिस अवे, यानी श्रवणबेलगोला के जो मठ के महंत होते हैं मुख्य, उनका निधन हो गया। उनका नाम है चारुकीर्ति भट्टरक स्वामी जी, और ये पॉपुलर जैन पिलग्रिम है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है, और यहाँ पे बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि वन ऑफ दी लार्जेस्ट मूर्तिज़ मानी जाती है, जो एक सिंगल रॉक से कार्व आउट करके बनाई गई, ग्रेनाइट से बनी हुई। अभी देखते हैं। तो इनके टेन्योर में इन्होंने महामस्ताभिषेक किया है, 4 बार महामस्ताभिषेक किया है, जो पूरा दुग्ध स्नान होता है ना, 12 साल में एक बार किया जाता है और बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। और 57 फुट टॉल गोमतेश्वरा स्टैचू, गोमतेश्वरा स्टैचू इसको कहा जाता है,
उस पर 4 बार इन्होंने किया है, हर 12 साल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो आपसे पूछा जा सकता है कौन से मठ से जुड़े हुए हैं, है ना, चारुकीर्ति जी। सो चारुकीर्ति भट्टरक स्वामी जी कौन से मठ से, जैन मठ से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए श्रावणबेलगोला जैन मठ, जो कि कर्नाटका के अंदर है। देन स्टैच्यू ऑफ श्रावणबेलगोला, इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैच्यूज इन द वर्ल्ड माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, जिसको 983 AD के अंदर गंग डायनेस्टी के चामुंड राय ने बनाया था। और ये विंध्यागिरी हिल के ऊपर बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है ये। डेडिकेटेड टू लॉर्ड बाहुबली, कौन थे ये, कौन थे, ऋषभनाथ जो हैं, लॉर्ड ऋषभनाथ उनके पुत्र थे लॉर्ड बाहुबली, और उनकी ये मूर्ति है। और लॉर्ड ऋषभनाथ जी की अगर हम बात करें तो 24 जैन तीर्थंकर जो हैं उनमें से एक तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभनाथ या लॉर्ड ऋषभनाथ। फिर लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ आ जाती है ओबिचुरीज में, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। वेटरन जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी, वेटरन जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवॉर्डी अभय छजलानी जी का निधन हो गया, ही पास्ड अवे। सो अभय छजलानी जी कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2009 के अंदर। सो दीज वर ऑल दी ओबिचुरीज ऑफ एमिनेंट पीपल हु हैड पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। अब जाते जाते इस बार मैंने स्टार्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा, बट साइनिंग ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज केरला में पहले ट्रांसजेंडर लॉयर का अपॉइंटमेंट हुआ है। सो वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल पर्सपेक्टिव से, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखा जा सकता है, स्टैटिक से रिलेटेड है, और वो है हु हैड बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडियन जज। ठीक है, तो अब मैंने आपको समझा दिया कि कई बार जो करंट न्यूज़ होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी थी, नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। आई रियली होप आज की क्लास में जो भी कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद हो गई होंगी, यूजुअली याद करने वाली ही थी। और ये सेकेंड पार्ट कंक्लूड हो गया है। थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट न्यूज़, जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट न्यूज़, उसके अलावा साइंस टेक और डिफेंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेशनल फिनेंस एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। ठीक है, सी यू वेरी सून। और पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया, एक दिन का डिले होगा, कल तक आपको मिल जाएगा परचूमक्लासेस.in पे इंग्लिश में, और 10 तारीख तक हिंदी में भी अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, बिकॉज साइड बाय साइड काम चल रहा है सवाल पे, दैट इज़ दी 300 MCQ ऑब्जेक्टिव बुकलेट। सो थोड़ा सा डिले पॉसिबल है, डू अकोमोडेट थोड़ा सा डिले। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।